जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि आप सभी का ओपीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आज अपने परसेंटेज की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में मैंने यूनिक क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, रेलवे, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दो क्लास अपनी हो चुकी है, परसेंटेज की दो क्लास पहले हो चुकी है। उन दो क्लास में आप देखना मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए, कंसेप्ट भी बताया, तो बेसिक क्वेश्चन करवाए, फिर कंसेप्ट करवाया, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाई। आज अपनी इसकी तीसरी क्लास है, तो आज की क्लास में शुरुआत में थोड़े से क्वेश्चन मैंने इजी लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको अपन एसएससीजीएल के लिए सीएचएसएल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है और लोको पायलट, इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए उन एग्जाम क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो बढ़िया क्वेश्चंस है, लगाना परसेंटेज के वो बेहतरीन क्वेश्चन है। और जहां तक आज के इस क्लास तक अपन परसेंटेज की हर एक टाइप को कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर बचेगा जो विविध क्वेश्चन बचेंगे मिसलेनियस, उनको अपन उसकी एक अलग क्लास लगाएंगे और उस क्लास में उन सबको अपन कवर करेंगे, ठीक है भाई। तो आगाज करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए, मैंने हर टाइप के बेसिस क्वेश्चन लिए, ठीक है भाई, ताकि अपन कंसेप्ट को क्लियर करते चले, ठीक है भाई। पहला प्रश्न अपने सामने दिया हुआ है। प्रश्न है, राम के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई तथा बाद में 20% की कमी हुई तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन से करिए। देखें क्वेश्चन दिया आपके सामने, अपने साथ में कुछ ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हुए हैं सामने, ठीक है भाई, तो इनका भी ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न दे रखा है अपन को कि पहले 20% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की कमी हुई है। मैंने बताया था आपकी जब भी आपको जब भी आपको दो कर्मागत परसेंटेज दिया रहता है तो उसमें अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अरे याद है नहीं, मैंने पहले दिन बताया था आपको, जब भी आपको कर्मागत परसेंटेज दिया जाता है तो उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ठीक है भाई। याद है आपको? तो ये अगर याद है तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। क्या दे रखा है इसने? राम के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखो पहले 20% की वृद्धि करवा रहा है तो 20 प्लस फिर 20% की क्या करवा रहा है? कमी। तो अगर कमी करवा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर वृद्धि है तो प्लस करना पड़ेगा और कमी है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 की वृद्धि होगी, फिर 20 की कमी होगी, और यहां पर देखो अगर मैं प्लस करता हूं एक बार तो 20 की वृद्धि वाला और ये 20 कमी वाला, ठीक है, बटा 100। ये आपको पता है, ये माइनस यहाँ के 20 को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो अपन यहाँ क्या सीधा लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है भाई। मैं पहली बार इतना लिख रहा हूं, बाद में इतना नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो आपको पता है ये 20 से 20 चला गया और वहां पे क्या बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 4। ये सुन भाई, माइनस क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो ये अपना आंसर क्या रहेगा? माइनस का 4। माइनस का 4 का मतलब क्या हो गया? हमें 4% की कमी हुई है। और यहां पर देखना, इन चिन्हों का ही खेल है, जो साइन दिए हुए इनका ही खेल है। अगर मान लो यहां पर आप माइनस लगाना भूल गए तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? 4% का प्रॉफिट, ये लगा के आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अपन को क्या करना है? 4% का लॉस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हुई, बाद में 50% की कमी हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है? देखो सेम क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट लगेगा, करना है। पहले बोल रहा है 50% की वृद्धि, 50, फिर 50% की कमी बोल रहा है, -50, और -50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर क्या बचेगा? यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का 75%, ठीक है भाई। समझ में आई चीज? यहां पर कमी कितनी होगी? आरंभिक वेतन से कितनी कमी होगी? 25%, ठीक है भाई। समझ में आ गई चीज? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, देखना क्वेश्चन अगला है, प्रश्न देखना अगला। एक वायरस
कि पहले दिन 8% और फिर दूसरे दिन 10% की दर से बढ़ोतरी होती है, तो दूसरे दिन के अंत में वायरस की संख्या में कुल कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, देखो क्या दे रखा है कि पहले 8% दे रखा है, फिर 10% दे रखा है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बोला था अगर आपको जब क्रमागत परसेंटेज दिया रहता है, जब आपको क्रमागत परसेंटेज दिया रहता है तो फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू पुट करना है। तो पहले कितना दे रखा है 8% प्लस है, और पहले कितना दे रखा है 8% प्लस दे रखा है। ठीक है, फिर 10% वृद्धि हो रही है, फिर 8 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, चीज में तो यहाँ पे देखो आप, ये तो हो गया 18, ये यहाँ पर कट गया और इसको क्या लिख सकते हैं 0.8। टोटल वैल्यू क्या बन गई अपने पास में 18.8। समझ भाई बात, मैंने क्या बोला, सीधी सीधी वैल्यू रखी, मैंने कुछ एडवांस नहीं किया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 18.8% की कुल प्रतिशत वृद्धि। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई, अगली टाइप आ गई है जिसमें आपको आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि रहेगा, फिर आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि रहेगी। इसी प्रकार वर्ग आएगा। तो प्रश्न दिया हुआ है, पहले एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा। देखना भाई, प्रश्न क्या दे रखा है, आपको यह चीज पता होना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये चीज पता है आपको, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहां पर लंबाई में भी वृद्धि दे रखी है और चौड़ाई में भी वृद्धि दे रखी है। तो देखना, अगर मैं बोलूं आपको कि पहले लंबाई 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। अरे मैंने बताया था 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, और 10% का हो गया 1/। अगर 20% वृद्धि है तो पहले 5 रही होगी लंबाई, अरे पहले 5 रही होगी और इसमें 1 बढ़कर कितनी हो गई 6, ये लंबाई रही। फिर चौड़ाई में बोल रहा है, पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो 1 बढ़कर कितनी हो गई 11, पहले अगर 10 थी तो 1 बढ़कर कितनी हो गई 11 हो गई। इनका जो मल्टीप्लाई होता है वही तो क्या होता है, एरिया होता है भाई। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल ही एरिया होता है। तो 5 गुणा 10 इज इक्वल टू 50 और 6 इंटू 11 बराबर हो गया 50। अगर पहले क्षेत्रफल 50 था तो आज बढ़कर कितना हो गया 66 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई। किस पे हो गई, 50 पे हो गई, इंटू 50 है ये 2 बार, और 16 गुणा 2 मतलब 32% की वृद्धि हो गई। 32% कौन सा ऑप्शन है, 32% अपने पास ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बना लेंगे, इसको काटना, ऑप्शन नंबर 5 लिखना आप, 32% की वृद्धि। ठीक है भाई, 32% की वृद्धि होगी। मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया, मैंने बोला पहले 5 थी लंबाई तो बाद में 6 होगी। अगर पहले चौड़ाई 10 थी तो बाद में क्या हो गई 11 हो गई। इनका मल्टीपल 50 हो गया, इनका मल्टीपल 66 हो गया। अपन को पता है कि 50 पे 16 की वृद्धि हुई है, 50 पे 16 की वृद्धि इंटू 100%, इसका मतलब क्या हो गया 32% हुआ। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एक वृत्त की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 30% व 20% की वृद्धि हो जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। ये देखो, पहले अगर कोई वर्ग है, आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर उसमें किसी भुजा के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर किसी भुजा को बढ़ा देंगे तो बढ़ाने के बाद वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि वर्ग की कोई भुजा है जिसमें ये वृद्धि होती है तो ये आयत बन जाता है। आयत बनने के बाद में इसको आपको देखना है कितना % अधिक होगा। देखना वही चीज रहेगी, अगर पहले लंबाई इंटू चौड़ाई का रेशियो अपन को दे रखा है, अगर लंबाई 30% बढ़ती है इसका मतलब क्या हो गया 3/10। 30% का मतलब क्या हो गया 3/10। अगर पहले लंबाई 10 थी तो आज 3 बढ़कर कितनी होगी 13 हो गई। फिर मैंने बोला कि अगर चौड़ाई 20% बढ़ती है, चौड़ाई 20% बढ़ती है, इसका मतलब क्या था, पहले अगर 5 थी तो आज 1 बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। आज 1 बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। तो इसका बराबर क्या होगा
एरिया, इधर भी क्या रहेगा, ये 50 हो गया और ये हो गया 78, 50 और 78 हो गया। अगर पहले एरिया अपने पास में वर्ग का 50 था तो आयत का क्या बन गया, 78 बन गया। ये चीज बोली है मैंने। कितने की वृद्धि हो गई भाई, कितने की वृद्धि हो गई, ये होगी अपने 28 की वृद्धि। कितने की वृद्धि होगी, 28 की वृद्धि होगी। किस पे, 50 पे गुणा 100%, गुणा 100%। ये इससे 2 बार और 28 गुणा 2 कितना हो गया, 28 गुणा 2 हो गया 56। 28 गुणा 2 क्या रहेगा, 56% अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझना। यही चीज बढ़ रहा है कि अगर लंबाई में वृद्धि हो तो लंबाई में करो, चौड़ाई में अगर वृद्धि दे रही है चौड़ाई में करो, उनका मल्टीपल करके अपन को ओवरऑल देखना है कि कितना परसेंट वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये अपने जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन आ गए। इस जनसंख्या में आज इतनी वृद्धि हुई, कल इतनी वृद्धि हुई, तो परसों बताओ कुल जनसंख्या कितनी हुई। अगर कभी दिया रहेगा कि 2 साल बाद इतनी जनसंख्या, तो पहले की बहुत लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बने। प्रश्न दे रखा है, किसी गांव की जनसंख्या 40,000 थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 40,000 जनसंख्या दे रखी है। इसमें बोल रहा है पहले वर्ष 20% की वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष 30% की। करो भाई, अच्छा परसेंट जनसंख्या का बेसिक क्वेश्चन है, देखना है इसमें। जनसंख्या कितनी, 40,000 दे रखी है, 40,000। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, 1/5। पहले 5 थी तो 1/5 कितनी होगी, 6, तो 6/5। ठीक है, आगे दे रखा अपन को 30% की वृद्धि है, तो इसका मतलब 3/10, 10 पे 3 की वृद्धि यानी कि 13/10, 13/10 हो गया। ये अपने पास में 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या आ गई। यही चीज है, 40,000 थी, इस पर अपने पहले साल इतनी वृद्धि होगी, अगली साल इतनी वृद्धि होगी, तो टोटल ओवरऑल पता चल गया अपन को। तो इसमें देखना, आप कट पिट करना है। ठीक है, ये कट गया और ये कटेंगे अपन को 8 और 00, ये हो गया 6378 गुणा 800, 2 0 की 2 0, 8/64 का 4 हासिल का 6, 7/56 और 6 कितना हो गया, 56 और 6 62 हो गया। इसका मतलब 62,400 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। कितनी हो जाएगी, 62,400। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 62,400। ठीक है भाई, समझ में आ गई चीज, हर बात क्लियर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने में, जनसंख्या का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। एक शहर की जनसंख्या में 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष में से 5% व्यक्ति महामारी के कारण मारे जाते हैं। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व की जनसंख्या क्या थी। 20% जनसंख्या युद्ध में मारी जाती है, 5% जनसंख्या है वो एक महामारी कारण मारी जाती है, उसके बाद भी अपने पास में नहीं, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 15,200। देखना, करो इस क्वेश्चन को, अपने पास 15,200 दे रखी है वर्तमान की, अपन ने पहले मान ली कोई जनसंख्या रही होगी ए, इसने बोला 20% युद्ध के कारण मृत हो गए और शेष में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे जाते हैं। युद्ध की यदि शहर की वर्तमान संख्या 15,200 है तो युद्ध के पूर्व। ठीक है भाई, करो एक बार इस क्वेश्चन को। अगर 20% मारी गई, इसका मतलब क्या हो गया, 20% मारी गई, इसका मतलब क्या हो गया, 1/5। 5 में से 1 खत्म हो गई तो बची कितनी, अरे 5 में से 1 खत्म हो गई, कितनी बची, 4। ठीक है भाई, 4 बच गई और फिर बोल रहा है 5% व्यक्ति, 4 बच गई किसमें से, 5 में से, और 5% व्यक्ति महामारी के कारण मारे गए तो बच्चे कितने, 95%। ठीक है, इज इक्वल टू 15,000।
अरे भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 15,200 दे रखी है। ये चीज बनेगी। प्रश्न में दे रखा है ये जनसंख्या अपने पास बची क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 15,200 अपने पास में डाटा है। इसमें से देखो क्या कट पिट रहा है। अगर मैं 19 से काटता हूं तो इसको ये कितनी बार कट गया? 19 5 95 और 19 को अगर इससे काटूंगा तो 19 का पहाड़ा लगभग देखो 19 गुणा 8 8 9 72 का 2 तो यूनिट दिन मिल रहा है। इसका मतलब ये 19 से कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। और ये 4 से 200 बार, 5 से 5 चला गया। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो इधर से हो गया 20,000। और सही है, मैंने क्या बोला? 20,000 युद्ध से पूर्व की जनसंख्या थी। ठीक है भाई, थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने क्या बोला? 20,000 युद्ध से पूर्व थी। 20% अगर युद्ध में मारे गए, 5% महामारी के कारण मारे गए तो बाद में जनसंख्या कितनी बचेगी? 15,200। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आई चीज। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हुई। यदि 2001 में इसकी जनसंख्या 3400 थी तो 2003 में जनसंख्या कितनी होगी? वही संख्या है, इस बार अपन को साल लेकर बता दिया है। 2 साल का डिफरेंस दे रखा है। 2001 में इतनी थी, 2003 में कितनी होगी? 20% हर साल वृद्धि होती है। अगर मान लो अपने पास 3400 संख्या थी, 3400 जनसंख्या थी, 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5 5 पे की वृद्धि मतलब 6 बटा गुणा 6 बटा 2 साल का दे रखा है। 2001 से 2002 और 2003 2 साल का दे रखा है। अब कट करो इसको। अगर मैं इसको 25 से काटता हूं तो 25 से कम 25 बच गया 9, 25 दिया 75, 75 और 25 से 150। ये चीज बन गई अपने पास में। भाई यहां पर मैंने इसको 25 से सीधा काट दिया। ठीक है, अब 6 को 100 अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो अपन को देखो 6 छंग 36 बच गया 3, 13 से 78 और 3 81 गुणा 6 6 छंग 36 हासिल का 3 6 3 9 और 8 छंग 48 48 क्षण में 2003 में जनसंख्या लगी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? आपने ऑप्शन नंबर 1। ये सुन में आ गई। अरे यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जनसंख्या, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का प्रश्न दिया हुआ है किसी नगर की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में 20% से बढ़ती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1250 है तो 3 वर्ष बाद नगर की संख्या ज्ञात की। अभी कितनी दे रखी है? 1250। वर्तमान में कितनी दे रखी है? 1250। 3 साल में 20% बढ़ती। 20% का मतलब 5 से 6 हो जाना, 5 से 6 हो जाना। 3 साल दे रखी है, 5 से यही चीज दे रखी। अब इसको कट करना है अपन को। अगर मैं देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनसे काटता हूं 25 से 25 5 125 हो गया और 5 से ये कट गया 10 बार। 6 गुणा 6 गुणा 6 6 का क्यूब कितना होता है? 216 216 और 1 0 पे जनसंख्या कितनी बन गई? 200 ये 2160। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया है क्वेश्चन, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है अपन को किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है किंतु स्थानांतर के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कर। देखिए करिए भाई, परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न बोल रहा है 2.5% की वृद्धि, 2 क्रमांक दे रखे, पहले 2.5% की वृद्धि दे रखा है, फिर 0.5% की कमी दे रखा है। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। पहले 2.5% की वृद्धि दे रखा है, फिर अगर कमी दे रखा है तो माइनस लग जाएगा, -2.5 इंटू पॉइंट डिवाइड बाई। तो यहां से ये बच गया अपने पास 2 माइनस
ये तो दे रखा है ना भाई, पहले होती है वृद्धि और फिर होती है कमी। हाँ, ये हो गया 125 और 2 जीरो द पॉइंट यही तो हो रहा है। तो पहले बढ़ती देर की 2.5% की स्थानांतरण, और सॉरी ये बोल रहा है कमी स्थानांतर के कारण कर रहा है, सॉरी देखना एक बार, ये क्या बोल रहा है प्रश्न में, देखना क्या बोल रहा है, वार्षिक रूप से 2.5% की बढ़ती हो रही है, लेकिन स्थानांतर के कारण प्रतिवर्ष 0.5 की कमी हो रही है। ठीक है, अपन क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्रमागत परसेंटेज तो दिया हुआ है, लेकिन 2.5% की ये वार्षिक बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर साल अगर 2.5% बढ़ता है, अगर हर साल 2.5% बढ़ता है तो उसमें से 0.5% तो वहीं भी कम होता है, स्थानांतर के कारण 0.5 तो वहां पर भी कम होता जा रहा है। तो ओवरऑल वार्षिक कितना बढ़ा, ओवरऑल वार्षिक बढ़ा 2%। हर चीज समझ में आई, ओवरऑल वार्षिक कितना बढ़ा, 2% बढ़ा। यहां पर क्या बोल रहा है कि वार्षिक 2.5% की बढ़ती है, लेकिन स्थानांतर के कारण 0.5% की कमी हो जाती है। वार्षिक तो 2.5% बढ़ा, लेकिन 0.5 कमी हो जा रही है स्थानांतर के कारण, तो एक्चुअल में कितनी बढ़ी है, 2% बढ़ी है। तो अब 2% देखो, 2% की वृद्धि हो रही है हर साल, प्लस 2 गुणा 2 बटा 100। ठीक है, ये 4% हो गया, और ये हो गया, ये कितना हो गया, अरे भाई ये होगी संख्या, तो ये हो गया 4.04%। एक्चुअल मान समझ में आया क्या, बात समझ में आई? भाई अपन क्या कर रहे थे, अपन सीधा मान रहे थे, लेकिन 2.5% उसी साल में कमी हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इज द करेक्ट आंसर, 4.04% की बढ़ती हो। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम। प्रश्न दे रखा है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु 20 अंक से फेल हो जाता है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और अर्धांक, अर्धांक मतलब हो गया पासिंग मार्क्स, अर्धांक से 10 अंक अधिक थे, तो परीक्षा के कुल अंक क्या थे? बढ़िया क्वेश्चन है, करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखना करना है आपको। अगली टाइप का बेसिक क्वेश्चन है, पहले अगर वो 65 अंक प्राप्त करता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है। फिर वह दूसरा छात्र है, वो 80 अंक प्राप्त करता है, 80% अंक प्राप्त करता है, तो 8 अंकों से ये 10 अंक अधिक जाता है। यही चीज बोलिए, अगर वो 65% अंक प्राप्त करता है फिर भी वो 20 अंक से फेल होता है। ये 80% अंक प्राप्त करता है जो कि पासिंग मार्क्स से 10 अधिक है। ठीक है, अगर मैं इसके 80% अंक में से 10 अंक घटा दूं तो इसका मतलब उसके पासिंग मार्क्स आएंगे, और इसके 65% अंक में अगर मैं 20 जोड़ देता हूं इसका मतलब वो पासिंग मार्क्स ले आएगा। यही चीज बोलिए। तो यहां पर देखना, यहां 65 और 80% का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया, 15% हो गया। अरे कितना हो गया, 15% हो गया। और यहां पर डिफरेंस कितना हो गया, 20 प्लस के हैं और माइनस का 10 का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 10 माइनस वाले और 20 प्लस वाले, डिफरेंस कितना हो गया, 30 का। डिफरेंस कितना हो गया, 30 का हो गया। 15% की वैल्यू अगर 30 दे रखी है तो ये पूछ रहे परीक्षा में कुल अंक, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। 100% की 200। ऑप्शन नंबर 4 इसका, सॉरी बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि रवि किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है फिर भी वह परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो वह 8 अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? बढ़िया क्वेश्चन है, उसकी नेक्स्ट सीरीज में अगला प्रश्न है। क्या बोल रहा है, पहले वह 46% अंक प्राप्त करता है,
फिर 46% अंक प्राप्त करने पर भी वो 10 से फेल हो जाता है। अगर इसको 10 दे दो तो ये पास हो जाएगा। फिर वे 52% अंक प्राप्त करता है। अगर 52 में से 8 में घटा दूं, ये भी पासिंग मार्क्स नंबर है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूं, तो भाई डिफरेंस कितना हो गया? और 4 और 2 6% का परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है? 6% का। लेकिन एक्चुअल मान में कितना हो गया? 18। एक्चुअल मान में कितना हो गया? 18। मैं बताऊं 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू 3 हो गई। ये क्या पूछ रहा है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। ये भी न्यूनतम अंक है, ये भी न्यूनतम अंक। तो अपन को परसेंटेज वाली की वैल्यू को चेंज करना है। 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 46% की वैल्यू कितनी होगी भाई? अगर 1 की 3 है तो 46 गुणा 3 कितना हो गया? 6 3 18। हासिल को 1 4 12 और 138 प्लस 10, ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 148। 148 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। हर बार पूछता है कि टोटल पूर्णांक कितने का है, और इस बार उसने पूछ लिए पासिंग मार्क्स। कभी ये आपको ऐसे पूछ लेगा, कभी आपको ये परसेंटेज का मान पूछ लेगा कि टोटल कितने % पर उत्तीर्ण होगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न दे रखो, क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त है, यानी कि कुल अंक का पास होने के लिए 33% चाहिए। यदि वह 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। 33% तो अनिवार्य है पास होने के लिए, लेकिन वो क्या करता है? 25% प्राप्त करता है, फिर भी वह 40 अंक से फेल हो जाता है। 40 अंक से फेल हो जाता है। 33% में अगर मैं देखता हूं, 33% के साथ में 25 और 33 का डिफरेंस कितना हो गया? 8% का। और 8% का डिफरेंस हो गया। अगर वो 25% लाता है, 33% ले आता तो पास हो जाता। तो 25 और 33 के बीच का डिफरेंस कितना? 8%। 8% की वैल्यू दे रखी है 40। 8% की वैल्यू क्या दे रखी है? 40 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ये पूछ रहा है कुल अंक 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी। 100% की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कितने % छात्र है तो दोनों विषयों में पास होते हैं? ये उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये टाइप, इस टाइप में ये 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनेगा। परसेंटेज के अंदर एक टाइप आती है वेन डायग्राम की, उसमें ये प्रश्न बनता है, जिसमें बोला जाता है कुछ % इसमें फेल हो गए, कुछ % इस विषय में फेल हो गए, दोनों को मिलाकर इतने % फेल हो गए। तो अपन को जो डाटा दिया रहेगा, दोनों को मिलाकर, जो भी काम करते हैं दोनों को मिलाकर दिया रहेगा परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग, उस डाटा के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को करेंगे। इसमें देखो, कुछ प्रतियोगी अगर गणित में, ये अगर मैथ का सर्किल है तो ये हो गया अपने इंग्लिश का। ये बोल रहा है 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। दोनों विषयों, इनमें से असफल कितने % है? 20%। ठीक है। मैथ और इंग्लिश का 20% लोग दोनों कमांड में फेल है। मैथ में टोटल पूछ रहा है 34% है, और इसमें कितना है? 42%। अगर 34 में से 20 गया तो कितना बच गया? 14%। यानी कि 14% वो लोग हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हो रहे हैं, और 42 में से अगर 20 गया तो कितना बच गया? 22%। यानी कि 22% वो लोग हैं जो केवल इंग्लिश में फेल होते हैं। केवल मैथ के फेल 14% है, केवल इंग्लिश के फेल कितने हैं? 22%। और दोनों को मिलाकर जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं? 20% है। वैसे लोग कितने हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, वो कितने हैं? 20%। अगर मैं आपको पूछता ओवरऑल फेल कितना, टोटल फेल, तो टोटल फेल इनको जोड़ दो, जो कि 42 और 52 और 56%। 56% टोटल फेल है, तो पास कितने हैं? तो पास हो गए भाई 44%।
समझ में आई चीज? अगर बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगला प्रश्न देखना इसी का, नेक्स्ट प्रश्न देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रों के समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई सी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने % छात्र है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? मैंने पहले भी बताया था, अपन को उस डाटा पे काम करना है तो दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। तो मैं वो भाषा निकालनी तो नहीं बोल सकते। अगर मैं बनाऊं सर्किल, वेन डायग्राम बनाता हूं, तो ये हो गए अपने इंग्लिश बोलने वाले और इधर हो गए अपने हिंदी बोलने वाले। अगर 70%, देखो क्या बोल रहा है, 27% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में से कोई सी भाषा नहीं बोल सकते। ऐसे छात्र कितने हैं जो नहीं बोल सकते? 27% है और 27% है। अगर 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 30% यहां पर, अरे बोलो 30% अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो यहां पर नहीं कितने बोल सकते? 30%। अगर 65% हिंदी बोल सकते हैं तो नहीं कितने बोल सकते हैं? 35%। अरे बोलो 35% है वो हिंदी नहीं बोल सकते, और ऐसे कितने छात्र है जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते? वो कितने हैं? 27%। अगर 27 में से 30 में 27 किया तो कितना बढ़ गया? 3%। 3% ऐसे लोग हैं जो केवल अंग्रेजी नहीं बोल सकते। 35 में 27 गया तो कितना बच गया? 8%। 8% वो लोग जो केवल हिंदी नहीं बोल सकते। ये टोटल डाटा हो गया जिनका नहीं बोलने वाले। तो ऐसे कितने छात्र हैं दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? इनको जोड़ो, 30 और 8 38% जो नहीं बोल सकते, कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते। बोल कितने सकते हैं? 62%। और 38 नहीं बोल सकते तो बोलने वाले कितने हो गए? 62% हो गए। बात क्लियर होगी? और बोलो, ये समझ में आई? अगला प्रश्न देखना, प्रश्न दे रखा है कि नेक्स्ट टाइप आ गई जिसमें अपन किसी व्यक्ति के आय का ज्ञान करते हैं, जिसको आय बराबर क्या होगा? खर्च प्लस, आय बराबर क्या होगा? खर्च प्लस बचत। इनकम इज इक्वल टू क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। नेक्स्ट टाइप है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा वे 10% बढ़ता है तो बचत में कितना % परिवर्तन होगा? देखना भाई, क्वेश्चन को किस प्रकार अटेंड करेंगे अपन को इनकम अगर मान लो 60%, 100% इनकम मानते हैं। देखना, अगर अपन 100% इनकम मानते हैं, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 100% है, अगर वो 60 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा भाई? 40%। अगर 60 खर्च करता है तो बचाता कितना है? 40% बचाता है। फिर वह बोलता है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। 100 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 20 की होगी। ठीक है, और वे में खर्च में कितना? 10%। यहां पर 20% की वृद्धि हो रही है। अगर खर्च में वो बोलता है 10% की वृद्धि, तो 60 पर 10% के मतलब क्या हो गया? 6 की वृद्धि होगी। अगर 20 कमाता है, 6 खर्च कर देता है तो बचता कितना? 14। अरे बचता कितना है? 14 बचता है। 20 कमाता है, 6 खर्च कर देता है तो बचता कितना? 14। 14 का प्रॉफिट हो गया किस पे? 40 पे। 14 का प्रॉफिट हो गया 40 पे गुणा 100। अगर 20 काटता हूं तो 2 बार 20 से, ये 5 बार और ये 7 बार। 7 गुणा 5 कितना हो गया? 35%। 7 गुणा 5 कितना हो गया? 35%। ऑप्शन 2 करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गई जी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है आपने, करना भाई इस प्रश्न को। प्रश्न दे रखा है अपने सामने,
कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमियां बढ़ती होगी? देखना भाई, मैंने पहले भी बताया था कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस आय बराबर होगा खर्च प्लस बचत। अगर वो 75% खर्च करता है, अगर मैं मानता हूं, अगर मैं इनकम मानता हूं उसकी 100, इनकम क्या मानता हूं 100% मानता हूं, अगर वो 75% खर्च कर देता है तो बचता कितनी होगा? 25%। 25%। और बात समझ में, तो अगर वो बनाता है तो 75 खर्च करता है, 25 बचा लेगा। अगर मैं इसको देखो काट देता हूं तो अपने लिए इजी बन जाएगा, अपन को तो कैलकुलेशन इजी करना है। अगर मैं इस संख्या को काटता हूं 25 से तो ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये 1 बार कट जाएगा। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि अपने कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर वो 4 कमाता है तो 3 उसमें से खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा? 1। ये चीज समझ में आई? मैंने काट कर लिखा जस्ट, और कुछ नहीं। अगर वो 4 कमाता है तो 3 अगर खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 1। अगर अपन इसको 0 लगा देते हैं, तीनों में 0 लगा देते, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ये अपन क्यों लगा रहे हैं? ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अरे ये तो चीज है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसमें देखो वो बोल रहा है आय में 60% बढ़ जाती है। अगर मैं 40 का 60% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 24। अरे 24 हो जाएगा ना। यानी कि अगर मैं बोलता हूं यहां, अगर मैं बोलता हूं कि 40 में वो 60% की वृद्धि करेगा तो कितने की हो जाएगी? 24 की वृद्धि हो जाएगी। और खर्च में वो बोलता है 70% बढ़ गया। अगर मैं 30 का 70% निकालूंगा तो 21। अरे भाई 21 हो गया। अरे निकालना तो आता होगा। मैंने बोला 30 का अगर 70% निकालूंगा तो 21 हो जाए। कैसे? ये हो गया 70/100 गुणा 30, 2 0 कैंसिल और 7 गुणा 3 21। यही तो था बेसिक। यही तो चीजें अपनों को नहीं लिखनी है, ऐसे तो कैलकुलेशन बूस्ट करना है। यही तो बोला मैंने कि 30 का 70% 21 हो गया। अगर कमाता कितना है 24, इसमें से 21 अगर वो खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? अरे बचत कितनी होगी? 3 की बचत होगी। 3 की बचत होगी किस पे? 10 पे गुणा। तो ओवरऑल अपने पास में क्या आ गई? 30% की वृद्धि। ओवरऑल अपने पास में 30% की वृद्धि होगी। बात सुनना, मैंने यहां पर थोड़ा बहुत कम लिखा है, लेकिन हाँ कम है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना बस होगा। देखो शुरुआत में अपने लिए ये कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में अपने इसको इजी बना सकते हैं। मैंने बोला 75% दे रखा है, तो 75% अगर मैं वैसे करता 100 मानकर तो कैलकुलेशन अपने लिए हार्ड हो जाएगी। अगर इसको काट के अपन 0 मान के कर लेते तो कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न दिया हुआ है रवि के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए और खर्च 15% बढ़ा दिया जाए तो उसकी आय में या फिर बचत में, आय 12% तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी? कितने परसेंट? तो उसकी बचत में कितने परसेंट है? अगर वो 5 खर्च करता है, 3 फिर भी बचा लेता है तो इसका मतलब 8 उसकी टोटल आय हो रही होगी। 5 वो खर्च करता है, 3 अगर वो बचा लेता है तो इसका मतलब 8 वो कमाता होगा। अगर अपन को कैलकुलेशन इजी करनी है इसकी तो वही अपन इसको 1 0 लगा लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बोल रहा है आय में 12% वृद्धि हो गई। अगर मैं 80 का 12% निकालता हूं, 80 का अगर मैं 12% निकालता हूं इसका मतलब क्या हो गया? ये 4 और ये 5। अगर मैं 800 बना लेता हूं इसको, देखो अब फिर भी अपने कैलकुलेशन ये 48/5 होगा।
48/5 होगा, फिर 0.2 बनेगी, 0.2 बनेगी, फिर कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है अपन, इसके लिए अपन को करना है 80 के बजाय क्या बना लो 800। जीरो लगाने में क्या जा रही है अपने, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर मैं बोलूं आपको कि वो 800 अगर कमाता है, उसमें से अगर वो 500 खर्च कर देता है तो 300 बचा लेता है। अगर 800 में अगर मैं 12% की वृद्धि कर देता हूं तो 48 की सीधी सीधी वृद्धि होगी, अरे 48 की सीधी सीधी वृद्धि होगी। मैंने बोला 800 में 12% की अगर मैं वृद्धि करता हूं तो सॉरी 48 कैसे 96 की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 96 की वृद्धि होगी, ठीक है। और बोला खर्च 15% बढ़ा ले, खर्च कितना बढ़ा ले 15% अगर बढ़ा ले तो 75, 500 का 15% कितना हो गया, 96 अगर कमाता है उसमें से 75 खर्च कर देता है तो बचता कितना होगा, अरे बचता कितना होगा 21 बचा लेता, कितना बचा लेता है 21 बचा लेता है। अगर 21 की वृद्धि हो गई कितने पर 300 पर, 21 की वृद्धि हो गई कितने पर 300 पर गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितनी बार कट गई 7। आंसर क्या आ गया 7%, आंसर क्या आ गया 7%। ये समझ में आई भाई, ये रेशियो दे रखा है, इसमें अपन ने सिंपल क्या माना है 2 जीरो एक्स्ट्रा मान ली। जीरो एक्स्ट्रा मानने का कारण क्या है, अपने कैलकुलेशन इजी रही, 0.2 में ना जाए, अगर 0.2 में चले गई तो फिर परसेंटेज मान लिखाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो पॉइंट में नहीं जाए चीज, इसके लिए अपन ने 2 जीरो लगा ली यहाँ पे, 2 जीरो लगा ली यहाँ पे, 2 जीरो लगा ली यहाँ पर, ठीक है। इससे अपने कैलकुलेशन इजी हो गई। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को, क्वेश्चन दे रखा है, अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया और ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ CGL की, CHSL की, NTPC CBT2, लोको पायलट हो गया, इन एग्जाम्स के लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन पर अपन शॉर्टकट तरीके से चलेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग कट में ये बहुत लंबे हो जाते हैं और इनको करना भी पॉसिबल तरीके से। अगर शॉर्टकट से करेंगे तो चंद सेकंड में अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोल रहा प्रश्न क्या दे रखा है, 300 ग्राम चीनी में पानी के मिश्रण में 60% चीनी की मात्रा है, 60% चीनी की मात्रा है, बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में चीनी और पानी बराबर हो। बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखना एक बार अपनी ट्रिक से करना, फिर जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है उससे देखना। प्रश्न क्या बोल रहा है, अपन को देखना है काम किस पर करना है, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट टाइप। कौन सी परसेंटेज की कांस्टेंट टाइप, यानी कि जो अपन नहीं मिला रहे हैं उसकी वैल्यू पर काम करना, जो अपन चीज नहीं मिला रहे हैं उसकी वैल्यू पर काम करना। तो इसने बोला कितना पानी और मिला दे रहे, अगर पानी मिला रहा है इसका मतलब चीनी कांस्टेंट है, और चीनी को नहीं, चीनी के साथ छेड़छाड़ी नहीं की, पानी मिला रहा है इसका मतलब चीनी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो अपन को कांस्टेंट की वैल्यू पर मान ज्ञात करना है या कांस्टेंट के साथ ही छेड़खानी करना है। अगर वो पहले मिश्रण में 60% चीनी है, कितनी है 60% चीनी अगर पहले मिश्रण में है, और वो बाद में बोल रहा है कि बाद में जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी और चीनी की मात्रा बराबर हो जाए। अगर मान लो 100% टोटल मिश्रण है, अगर मात्रा बराबर करना है तो 50% चीनी होगी और 50% क्या होगा पानी होगा। पहले चीनी की मात्रा 60% थी, बाद में 50% करनी है, बाद में कितनी करनी है 50%। अब अपन क्या करेंगे इस वैल्यू को इंटरचेंज, वैल्यू को क्या करना है इंटरचेंज करना है। ये हर क्वेश्चन में लगेगा, कोई सा भी इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कांस्टेंट पे लिखनी, कांस्टेंट वैल्यू लिखनी, कांस्टेंट को इंटरचेंज करना है। सिंपल इतना सा लिखना है, अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूं, यहाँ अगर मैं 6 कर देता हूं, और 5 का मान दे रखा है अपन को 300, 5 का मान 300 दे रखा है, कितनी मल्टीपल हो गया 60 मल्टीपल हो गया, तो 6 का भी 60 मल्टीपल, 6 का भी 60 मल्टीपल। और यही पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो यहां पर देखना 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 1 मिलाया था तो 1 की भी वैल्यू 60,
ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स, इतनी बेहतरीन तरीके से समझाना, क्या चीज समझ में आई? मैंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन आराम से देख लेना, फिर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट पे काम करना है। कांस्टेंट अपने पास में चीनी है। कांस्टेंट क्या है? चीनी है। पहले चीनी 60% थी, बाद में चीनी 50% करनी है। इन वैल्यू को इंटरचेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखना। करिए भाई, सोल्व करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 400 ग्राम नमक व पानी के मिश्रण में 70% नमक की मात्रा है। बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी के 5 में से 3 हिस्से हो जाए। मिश्रण में पानी के जो है 5 में से 3 हिस्से क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है? नमक। मैंने बोला कांस्टेंट वैल्यू पे काम करना है। अगर कांस्टेंट वैल्यू पे काम करना है तो पहले 70% है नमक, और पहले कितना है? 70% है। फिर बोल रहा है कि मिश्रण के 5 में से 3 हिस्से पानी के हो जाए, तो 2 हिस्से किसके होंगे? अरे भाई 2 हिस्से किसके होंगे? नमक के होंगे। अगर 5 की वैल्यू 100 दे रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 60%, और 2 की वैल्यू 40%। यही तो बोल रहा है, यही तो अपने पास में नमक है। 2 वैल्यू है, क्योंकि 3 तो पानी है और पानी मिलाया जा रहा है, तो कांस्टेंट पे काम करना है, तो अपने पास में 40% क्या रहेगा? नमक रह जाएगा। पानी मिलाया जा रहा है, नमक के ऊपर बात करनी है। फिर वैल्यू इंटरचेंज कर दो। वैल्यू अगर इंटरचेंज करेंगे तो 4 पहले 7 बाद में। 4 की वैल्यू अगर 400 दे रखी है परसेंट में, 100 मल्टीपल बेटा है। इसने पूछा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए, तो 4 से 7 हो जाना, कितना मिला दिया? 3 मिला दिया। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ये समझ में आई? 4 ट्रिक्स है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, परसेंटेज के बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, दूध व पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% तक करने के लिए कितना और मात्रा में पानी की जरूरत होगी? क्या मिला रहे हैं? पानी की मात्रा मिला रहे हैं। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू कौन सी? कांस्टेंट वैल्यू हो गई अपने पास में 2। अगर एक 20% अगर मान लो 20% पानी है, इसका मतलब दूध कितना है? 80%। शुरुआती में दूध कितना हो गया? 80%। और पानी की मात्रा 90% पहुंचानी है, तो दूध कितना रह जाएगा? 10%। और यही रह जाएगा। इंटरचेंज कर दो वैल्यू। इंटरचेंज करेंगे तो 1 पहले आ जाएगा, 8 बाद में चला जाएगा। और 1 की वैल्यू बोल रहा है 25 लीटर है, तो इसने पूछा कितना और मात्रा में पानी मिलाने की आवश्यकता होगी, तो अपन कितना मिलाएंगे? 7 मिलाएंगे। तो 7 का भी 25 को 25 एक 150 और 175। आंसर क्या जाएगा? 175। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आई इतनी? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है, 100 किलो ताजे फलों में 68% पानी की मात्रा है। सूखे फलों में पानी की मात्रा 20%। तो बताइए 100 केजी ताजे फलों में कितने परसेंट 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल लेंगे? यहां पर देखो कितने पानी, अगर ताजा फल है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, और कुछ दिन उनको रख दिया जाएगा तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो पानी तो वहां पर इंटरचेंज हो रहा है, पानी की मात्रा चेंज हो रही है। इसका मतलब कांस्टेंट क्या है? जो अपने पास में मुद्दा निकलेगा, जो पानी के अलावा चीज निकलेगी। अगर मान लो 68% पानी है, तो अपन बोल सकते 32% क्या रहा होगा?
पल्प रहा होगा, और 32% क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा। पल्प बोलते हैं जैसे फलम में पानी और पल्प, पानी का इंटरचेंज हो गया, पानी सूख जाता है, मतलब ताजे फलों में पानी अधिक होगा, कुछ दिनों बाद उनमें पानी सूख जाएगा। अगर 68% पानी है तो पल्प कितना है, 32%, और सूखे फलों में 20% पानी की मात्रा है तो 80% क्या है वहां पर, पल्प। अगर मैं इनको काटूं तो 16 से 2 बार और 16 से इंटरचेंज कर दो वैल्यू। अगर 5 की वैल्यू शोध दे रखी है प्रश्न में, इसका मतलब क्या हो गया, 20 गुण। इसका मतलब क्या हो गया, 20 गुण। तो 2 का भी 20 गुण। पल्प कितना मिलेगा अपन को, 40%, 40 अपन को पल्प मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आई। अगला प्रश्न देखो, एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास 100 ml पेट्रोल में 10% शीशा रहित पेट्रोल है। बताइए वे इनमें से कितने ml शीशा वाला पेट्रोल मिलाए। प्रश्न में देखो, एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास 100 ml पेट्रोल में 10% शीशा रहित पेट्रोल है। बताइए वे इनमें कितने ml शीशा वाला पेट्रोल मिलाए ताकि उसके पास 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए। 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए। अगर मान लो शीशा वाला पेट्रोल मिला रहा है तो शीशा रहित पेट्रोल कितना है, पहले 10%। शीशा रहित पेट्रोल पहले 10% है और बाद में बोल रहा है कि 5% हो जाए, 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए। इनको मैं काटता हूं, 2 1 हो जाएगी, इंटरचेंज वैल्यू कर देंगे, 1 2 हो जाएगी। अगर मान लो 1 की वैल्यू अगर 1000 है और यहां से 1 से 2 हो जाना, इसका मतलब 1 मिले है तो 1 का भी कितना मान आ जाएगा, 1000। ऑप्शन 3 तक। थोड़ी प्रश्न में टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। प्रश्न है अपने पास में कि 100 ml पेट्रोल है, उसमें 10% है वो अपने शीशा रहित पेट्रोल, 10% शीशा रहित पेट्रोल है। तो बताइए उसमें कितने ml शीशा वाला पेट्रोल मिलाया जाए ताकि पेट्रोल में 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए। ये प्रश्न था अपने पास में। अगर मान लो ये चीज दी हुई है तो इसमें आपको इंटरचेंज करके वैल्यू निकालना है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। मैंने जहां तक परसेंटेज की लगभग सारी टाइप कवर करवाई इन 3 क्लासों में, मैंने लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर करवाई और उन कंसेप्ट का कुछ प्रश्न भी मैंने साथ में करवाए। जहां तक हो सकता है मैंने लगभग सारी टाइप्स कवर करवा दिए। बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर एक अलग से क्लास बना देंगे और परसेंटेज की। और यहां तक मैंने लगभग सारी कंसेप्ट क्लासेज करवा दी। अगला प्रश्न देखो अपने पास में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तथा जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है और 2000 से जीत जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अगर मैं बताता हूं आपको, अगर 100% टोटल मतदान है, 100% अगर टोटल मतदान है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 10% वोट नहीं डालेंगे तो कितना परसेंट डालेंगे, 90% ने वोट डाला होगा। और उसने बोला कुल मतों का, जीतने वाला उम्मीदवार है कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है। कुल मत कितने हैं, 100, 100 का 50%, 100 का 50% कितना हो गया, 50%। ये जो है विनर और इधर हो जाएगा लूजर। जीतने वाला है कुल मतों का 50% प्राप्त करता है। अगर 90 में से 50% प्राप्त कर लिया तो बचेगा कितना परसेंट, यानी कि 40% है वो हारने वाले ने प्राप्त किया हो। और वो बोल रहा है कि वो 2000 से जीत दर्ज करता है। यहां पर डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस है 10% का, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि 10% की जगह कितने से जीतता है वो, 2000 से जीत जाता है।
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो इसने क्या बोला है? कुल मतदाताओं की संख्या। तो 100% निकाल सकते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस समझ में आ गई? चुनाव का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था चुनाव का। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। प्रश्न दिया हुआ है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का 40% प्राप्त करता है और 4,000 वोट से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अगर मैं बात करूं 100% अगर कुल मतदान था, तो उसमें से 20% ने वोट नहीं डाले, 20% ने तो वोट ही नहीं डाले, तो डाले कितने ने? 80%। वोट कितने डाले? 80% ने डाले। 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित कौन से होते हैं? जिनमें वोट डाले जाते हैं, डाले गए वोटों में से अवैध होते हैं। अगर इसका मैं 10% निकालता हूं तो 8, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो 8 हो गया। क्या गया 1%? प्रश्न नहीं चला गया। ठीक है भाई, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा क्वेश्चन। वो यही था, चलिए उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपने इतने क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो परसेंटेज की मैंने सारी कंसेप्ट क्लासेज करवा दी है, उसके साथ में पीवाईक्यू ट्यूशन भी करवा दिए। तो आज अपन यहाँ पर परसेंटेज को लगभग पूरा कर चुके हैं। ठीक है भाई, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।